एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम। एक सलाम वतन के नाम श्रृंखला की आज की कड़ी के नायक हैं रिटायर्ड सूबेदार बलबंत सिंह अहलावत। बलबंत सिंह अहलावत ने 1965 के युद्ध में ही नहीं वरन 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भी सक्रिय हिस्सा लिया था। 1962 के युद्ध में अपनी एक टांग गंवा देने के बाद भी बलबंत सिंह के हौसले में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने इस अक्षमता के बावजूद 1965 का युद्ध सीमा पर जाकर लड़ा। बलबंत सिंह के जोश और जुनून को शत शत नमन। मैं सूबेदार बलबंत सिंह अहलावत 16 कैंट बरेली। मैंने आर्मी ज्वाइन की सन 1949 अप्रैल में। मैं एज ए सिपाही भर्ती हुआ था और उसके बाद हमने ट्रेनिंग की 10 महीने की और यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद मैं अपनी यूनिट में पहुंच गया था। उधर तो हमारी यूनिट जो थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर तवी रिवर के ऊपर थी। 1965 युद्ध में बलबंत सिंह की भूमिका पर चर्चा से पूर्व 1962 युद्ध का उल्लेख इस दृष्टि से आवश्यक हो जाता है कि न केवल बलबंत सिंह ने ये युद्ध लड़ा बल्कि इसमें अपनी एक टांग भी खो दी थी। 1962 के युद्ध के हालात का जिक्र करते हुए बलबंत सिंह बताते हैं कि उस वक्त वहां का मौसम दुश्मन से बड़े दुश्मन की भूमिका में था। हाड़ को कंपा देने वाली ठंड किस कदर कहर बरपा रही थी, शब्दों में बयां करना मुश्किल है। 62 में सीधी लड़ाई हुई हमारी और चाइना की, उसके अंदर भी मैंने हिस्सा लिया था। तो उस तो हमारी जो बटालियन थी 5 जाट, वो सबसे पहले बटालियन थी जो लेह के अंदर पहुंची थी। तो सबसे पहले हमें टफ एरिया भेजेगा उड़ी, और उड़ी की ऊंची पहाड़ी दी गई जिसमें बर्फ वगैरह पड़ती है। और हम फिर उसके बाद श्रीनगर आए और श्रीनगर से बाई एयर हम लद्दाख के अंदर पहुंचे। लद्दाख के अंदर इंडियन आर्मी ने 2 चीजों में मुकाबला करना पड़ा, मतलब मौसम से भी और दुश्मन से भी। लेकिन शुक्र ये कि उसे दुश्मन शांत था, मौसम के साथ ही हम जुटे हुए थे। हम सब जानते हैं कि 1962 का युद्ध कितना मुश्किल था हमारे लिए। दुश्मन के मुकाबले न हमारी सैन्य क्षमता और न ही तैयारी। हमें लगता था कि हम एक शांतिप्रिय देश हैं और सबके साथ सद्भाव से रहना चाहते हैं, तो भला कोई क्यों युद्ध करेगा हमसे। लेकिन चीन ने हमारे उस भ्रम को तोड़ा और हमारी संभावना के विरुद्ध हम पर हमला कर दिया। जिन विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने ये युद्ध लड़ा वो अपने आप में एक मिसाल थी। 62 सितंबर के अंदर लड़ाई शुरू होगी और हम वहां गए थे सिर्फ जुलाई के अंदर। हमें बहुत थोड़ा 2-3 महीने का टाइम मिल जाता बड़ी मुश्किल से, तो उसकी वजह से मौका ही नहीं मिला। हमने ये नहीं पता हमारे हथियार में क्या पोजीशन है, क्योंकि इतनी ठंड थी कि हथियार हाथ में लेते थे तो हाथ भी ठंडा हो जाता था। कुछ भी तो नहीं था हमारे पास। आर्टिक टेंट थे थोड़े, उनसे कुछ गुजारा हो गया। हम वहां बैंकर भी नहीं बना पाए क्योंकि लंबे चौड़े मैदान थे, राख के पहाड़ थे, जी जानवर कोई था नहीं, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन जमीन के अंदर बर्फ थी, हम गति मारते थे तो वो एकदम सिर पाती थी, नीचे जाती नहीं थी। हाँ, एक खास बात ये थी कि वो हर चीज फ्रीज होगी। 3 चीज ऐसी थी जो फ्रीज नहीं हुई। नंबर 1 लिकर, नंबर 2 मिट्टी का तेल और तीसरा था पेट्रोल। ये 3 चीज फ्रीज नहीं हुई। तो हम क्या करते थे कि गड्ढा बना के मिट्टी के तेल में थोड़े आग लगाते थे, नरम हो जाता था, फिर उसकी गति से खोदते थे। इस तरह मिट्टी खोद खोद के हमने बैंकर बनाए वहां। हालांकि युद्ध पूर्व की समुचित तैयारियों का अभाव सीमा पर तैनात सेना के सामने जटिल परिस्थितियां पैदा कर रहा था, लेकिन फिर भी हमारे जवान बड़े साहस के साथ उन परिस्थितियों को लांघकर आगे बढ़ रहे थे। एक चीज खास ये माननी पड़ेगी कि हमारी और चीन की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जो कि सही माने में जो युद्ध कहा जाए जिसको, तो चाइनीज हमारे ऊपर काफी भारी थे, उनकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा थी
वो पहले से वहाँ उनकी पहले से ट्रेनिंग थी, मतलब आसाम साइड में भी और लद्दाख साइड में भी। तो उस समय जब हम लड़ाई के लिए तैयार हुए तो मैंने देखा कि हमारे पास राइफल उठाई तो उसका बोल्ट ही मतलब पीछे नहीं आया, आगे जाएगा तभी तो कार्टिज जाएगा। हथियार ने बिल्कुल जवाब दे दिया। तो खाना में आती है एक प्लाटून के साथ पिंच मोटर। अच्छा, उसके अंदर भी गोले के अंदर छोटी मशीन होती है जो कि जमीन में टकराती है और वो भड़काती है इसको, लेकिन वो मशीन जाम होगी, पत्थरी तरह गोला गिर गया तो हम बिल्कुल नैथे हो गए। ये युद्ध हमारे लिए एक सबक की तरह था। इसके बाद हमने सेना के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया, जिसके वास्तविक परिणाम 1971 के युद्ध में देखने को भी मिले थे। 1962 की लड़ाई बलबंत सिंह के लिहाज से इसलिए भी अहम है क्योंकि इस लड़ाई में उन्होंने अपनी एक टांग गंवाई और उसके बाद उन्हें उनकी यूनिट में सी कैटेगरी अलॉट करके रखा गया था। लेकिन जब 1965 की लड़ाई का बिगुल बजा और उन्हें पता चला कि उनकी यूनिट यानी कि 5 जाट इस लड़ाई में हिस्सा ले रही है और मोर्चे की तरफ रवाना हो चुकी है, तो शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी उनके अंदर का सिपाही जाग उठा। उन्होंने अपनी रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल RN बनर्जी से अपनी उत्कंठा जाहिर करते हुए रिक्वेस्ट की कि वे भी मोर्चे पर अपनी यूनिट ज्वाइन करना चाहते हैं और लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। 62 के अंदर लड़ते लड़ते मेरा दायां पैर बिल्कुल उठ गया था और कुछ चोटें और आई थी। पीछे आने के बाद मेरे को ले भेजा गया, ले से उधमपुर में, और उधमपुर मेरा इलाज हुआ। उधमपुर से फिर पूना चला गया। पूना जाने के बाद आर्टिफिशियल मेरा पैर लग गया। जिस वक्त हॉस्पिटल से आया तो वो समय हो चुका था 23 मई 1963। तो मैंने फिर दोबारा जाट सेंटर ज्वाइन किया एज ए कैटेगरी सी, और कैटेगरी सी करके आर्मी के अंदर ही रख लिया मेरे को। उसके बाद जब 65 की वार शुरू हुई, 2-3 दिन में पता चला कि हमारी 5 जाट लड़ाई में हिस्सा ले रही है, सियालकोट सेक्टर में है, 26 ड्यू के साथ है। तब यहाँ हमारी रेजिमेंट का ही कमांडेंट था कर्नल RN बनर्जी। तो मैंने इसे रिक्वेस्ट की कि साहब मैं अपनी यूनिट में जाना चाहता हूँ। तो बोले कैटेगरी सी का तो ऑर्डर नहीं है, हम आपको कैसे भेज देंगे। मैंने कहा वॉलंटरी जाऊंगा, जो नुकसान होगा उसको मैं बर्दाश्त करूंगा, मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा, मेरे बच्चे को क्लेम नहीं करेंगे, मैं लिख के देता हूँ। तो मैं उन्हें कुछ पेपर साइन करवाए और मेरे को यहाँ से उन्हें पठानकोट भेज दिया। बलबंत सिंह बताते हैं कि पठानकोट से सांबा होते हुए जम्मू और जम्मू से सियालकोट सेक्टर में मोर्चे पर लड़ रही यूनिट तक का सफर बेहद जोखिम भरा था। पाकिस्तानी बॉम्बर्स बम बरसा रहे थे। हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट डैमेज भी हुए, लेकिन फिर भी किसी तरह उनसे बचते बचाते हम लोग तीसरे दिन अपनी यूनिट तक पहुंच गए। पठानकोट पहुंचने के बाद मैं स्टेशन से बाहर आया तो वहां गाड़ियां लगी हुई थी ट्राइडेंट कैंप के लिए, और वहां से मेरे को गाइड किया गया कि आप कैसे जा रहे हो, मैं रिइंफोर्समेंट के लिए जा रहे हूँ 5 जाट के अंदर। तो फट से गाड़ी में बैठाया और मेरे ट्राइडेंट कैंप में छोड़ दिया गया। ट्राइडेंट कैंप में जाने के बाद फिर उन लोगों को उत्तर दी जा रही थी जो रिइंफोर्समेंट के लिए अपनी यूनिटों में ज्वाइन कर रहे थे, उनकी कमी पूरी कर रहे थे। तो मेरे को वहां से गाड़ी के अंदर बैठा दिया गया। उसके बाद थोड़ी देर चलने के बाद एक एयर अटैक हुआ, तो हम दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी कर दी गई। तो करीब आधा घंटा गाड़ी खड़ी रही, जब वो उनकी एयर चली गई फिर चलना शुरू कर दिया। तो उस वक्त भी कई गाड़ियां हमारे आसपास नष्ट हुई, लेकिन हमारी गाड़ी बची रही। उसके बाद फिर आगे बढ़े, हम सांबा पहुंचे। तो सांबा पहुंचे फिर एयर अटैक हुआ और आर्टिलरी फायर आना शुरू हो गया, क्योंकि वहां बॉर्डर नजदीक है सांबा के। इस तरह करते करते 3 जगह रास्ते में एयर अटैक हुए या आर्टिलरी के फायर आए, और हम रात को करीब 4 बजे जम्मू पहुंचे। जब मैं जम्मू पहुंचा तो फिर हमारे यूनिट में को लोकेशन बताई गई कानबाई के अंदर कि आपने कहाँ उतरना है, कहाँ 5 जाट है। फिर वहां गाड़ियां लगी हुई थी, रिइंफोर्समेंट वालों को तलाश किया जाए कौन किस यूनिट का है। तो वह तो बोले आप कौन सी यूनिट में जाओगे, मैंने 5 जाट में जाना है। तो फिर उसके बाद 5 जाट की उस साइड में सियालकोट सेक्टर की तरफ 6 ड्यू की जो गाड़ियां थी वही ले जा रही थी, तो 6 ड्यू की गाड़ी बैठा दिया गया। तो 5 जाट तकरीबन 16-17 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर सियालकोट से पहले महाराज के में मतलब लड़ रही थी उस टाइम पे। तो वहां मैं 13 तारीख को पहुंचा था, जब लड़ाई बड़े जोरों से थी। यूनिट में ज्वाइनिंग के लिए आए जवानों में बलबंत सिंह को देखकर सबको बड़ी हैरानी हुई।
बलवंत सिंह चूंकि कैटेगरी सी के अंतर्गत काम कर रहे थे, ऐसे में फाइटिंग यूनिट में उनकी मौजूदगी पर सबकी हैरानी स्वाभाविक थी। यूनिट में कर्नल ने भी उनकी आमद पर अनेक सवाल खड़े किए, लेकिन बलवंत सिंह के जुनून और जज्बे के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और उन्होंने बलवंत सिंह को मोर्चे पर भेज दिया। कर्नल राज सिंह था, हमारी 5 जाट का, जो पहले से ही जानता था। पूछा तो आप कैसे आगे, किसने भेज दिया आपको इस हालत में? मैंने साहब मैं तो वॉलंटियर आया हूँ लड़ने के लिए। वहां मैं हार का मुंह देखा था, यहाँ मैं जीत का मुंह देखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी यूनिट जो है जीत रही है, आगे बढ़ रही है और हम दुश्मन के लिए खड़े हैं आज। तो मैं तो कहता मैं लड़ूंगा, हर हालत में, इसी हालत में लड़ूंगा। लोग तेज चलेंगे तो मैं तेज चलूंगा, आहिस्ता चलेंगे तो मैं आहिस्ता चलूंगा। मेरे साथी मारे जा रहे तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा साथ। और इससे ज्यादा मेरे को क्या खुशी हुई, तो मैं इसलिए आया हूँ। शिव साहब ने फिर कहा था आप अपना जाके कमांड संभालिए, तो मेरे को वही ड्यूटी दे दी गई जो कि वहाँ पे फिट उसको जैसे ड्यूटी दी जाती है। तो इस तरह मैंने हिस्सा लिया लड़ाई में बाकायदा। सियालकोट सेक्टर में युद्ध का नजारा अजीब था। कालीबाड़ी तक पाकिस्तान की ओर से कोई इन्फेंट्री तैनात नहीं थी। हमारे जवान सियालकोट की ओर बढ़ते जा रहे थे और इन्हें रोकने के लिए पाकिस्तान द्वारा केवल तोपखाने और हवाई हमलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तानी तोप और हवाई हमलों में हमारे जवान हताहत हो रहे थे, लेकिन लगातार आगे बढ़ते जाने का उनका जज्बा बरकरार था और उन्होंने महाराज के को भी पार कर लिया था। जब हमारी सेना कालीबाड़ी की ओर बढ़ी तो पता चला कि वहां पाकिस्तानी ब्रिगेड तैनात है। यहाँ पर हमारी 5 जाट के अलावा दूसरी यूनिट 4 राजपूत भी मौजूद थी। यहाँ फैसला किया गया कि पाकिस्तान पर ड्रोन अटैक किया जाए। इसमें 5 जाट और 4 राजपूत दोनों को ही संयुक्त रूप से शामिल होना था, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ एक ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि भारत को न केवल अपना हमला रोकना पड़ता है, बल्कि दोनों यूनिट्स को वापस आने का आदेश देना पड़ता है। वहां खास बात यह है दोस्तों देखने की कि हमने पाकिस्तानी सिपाही की शक्ल ही नहीं देखी। ऐसी लड़ाई, बड़ी अजीब सी लड़ाई दिखाई दी। हमारा मुकाबला उनकी आर्टिलरी और एयर से था। उसके हवाई जहाज हमला करते थे, हमारा नुकसान करके चले जाते थे, अगर लगातार उनका तोपखाना चल रहा था। वो रास्ते में कहीं भी ऐसा नहीं हैंड टू हैंड फाइट हुई हो। ऊपर से हवाई जहाज का हमला हो रहा है, आर्टिलरी का हमला हो रहा है, लोग मरते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब भी ये मानना पड़ेगा कि हमारे जवानों में या हमारी 5 जाट में इतना हौसला था कि लगातार आगे बढ़ रही थी। महाराज के आगे बढ़ने के बाद ये फैसला हुआ कि कालीबाड़ी पर उनके ब्रिगेड लगे हुए हैं और यह हैंड टू हैंड फाइट होगी। तो उसके लिए 4th राजपूत, 5 जाट, इन दोनों को ऑर्डर मिले कि टोप में हमला करेंगे ब्रिगेड की तरफ से। एक बटल दाएं से, एक बटल बाएं से। डाउन अटैक था। डाउन अटैक रात को 3 और 4 के बीच में होता, अंधेरे में होता डाउन अटैक। विजुअल तो सब खत्म हो जाता है, ना दरख्त दिखाई देते, ना आगे एरिया दिखाई देता, ना आपस में एक दूसरे दूर का सिपाही दिखाई देता, ना कमांडर दिखाई देता, ज्यादा आवाज भी नहीं की जाती। तो उस हिसाब से इशारों से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये थी, दिखाई तो दे नहीं रहा था। 5 जाट और 4 राजपूत दोनों के आपस में टक्कर हुई। तो शुक्र ये कि हमारे साथ कैप्टन गरेवाल था। तो उन्हें देखे यार पाकिस्तान आर्मी में सरदार जी कहां से आ गया, कुछ दिखने भी शुरू हो गया था। 5 बजे टाइम हो गया था, तो 10-12 कैजुअलिटी हो चुकी थी दोनों तरफ से। तो उस वक्त एकदम लड़ाई रोकी गई, ये देख के भाई, और दोनों यूनिटों को पीछे आने का ऑर्डर मिल गया। बलवंत सिंह बताते हैं कि भारतीय सेना के साथ गलत फहमियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब हमारी 5 जाट वहां से हटकर दूसरी दिशा में जा रही होती है तो वहां इसका वास्ता पाकिस्तानी यूनिट से पड़ता है। दोनों यूनिट्स के नाम मिलते जुलते होने के कारण भ्रम पैदा हो जाता है और हमारी सेना उन पर फायर नहीं करती। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी यूनिट को यह यकीन हो चुका था कि यह भारतीय फौज है और उन्होंने पोजीशन लेकर 5 जाट पर फायरिंग शुरू कर दी। डिफेंस में इधर से भी तुरंत काउंटर फायरिंग हुई, लेकिन तब तक हमारे कई जवान मारे जा चुके थे। हमारे पीछे टैंकों की सपोर्ट चल रही थी। जैसे ही उन्हें इस अटैक की सूचना हुई तो उन्होंने गोले बरसाने शुरू कर दिए, जिससे पाकिस्तानी फौज में भगदड़ मच गई। कुछ मारे गए और बाकी भाग गए। पीछे आने का ऑर्डर मिलने के बाद महाराज के दोबारा आगे 4 किलोमीटर था ही वो। तो उसके बाद हमारी बटन शीशगढ़ से जो रोड आती थी पाकिस्तान से, शीशगढ़ पीछे रह गया था, हम आगे सियालकोट की तरफ चले गए थे।
तो वहां से रात को उनकी फ्रंटियर फोर्स और उनके बाद आर्मर्ड कारें भी थी, तो वो जहाँ हमारी यूनिट थी वहां के उनको रोक लिया गया और उनसे पूछा कि भाई कौन सी यूनिट है तुम्हारी, तो उन्होंने कहा कि भाई K-22FF फ्रंटियर फोर्स। वहां हमारे साथ 22 एक थी, तो जवानों ने ये सोचा कि ये तो अपने ही है 22 एक के, उन पर हमला फायरिंग नहीं किया, लेकिन उन लोगों ने पता लग गया कि इंडियन आर्मी है, उन लोगों ने एकदम फायरिंग शुरू कर दिया। तो उस वक्त दोनों तरफ से हुआ तो उन्हें सर्चिंग फायर शुरू कर दिया। सर्चिंग फायर ये होता है कि दोनों तरफ पहले लगातार LMG से फायर करते गए, फिर टेढ़े फायर करते आए। तो गन्ने खेत में पोजीशन ले रखी थी और जिस उसके थोड़ी दूर 62 कैवलरी थी, उसमें सेंचुरियन टैंक थे। जब उन तक खबर पहुंची और उन लोगों ने फायरिंग शुरू की, तब मतलब वो छोड़ के भागे, नहीं तो बहुत ही भारी नुकसान होता। ये घटना 16-17 सितंबर के आसपास की है। उसके कुछ दिन बाद 22 सितंबर को तो युद्ध विराम ही हो गया था। हालांकि वक्त कभी ठहरता नहीं, हर पल गतिमान रहता है, किंतु कुछ लोग वक्त के कोरे पन्ने पर अपने कारनामों की ऐसी इबारत लिख जाते हैं जिसे याद करके सीना फख्र से फूल जाता है। ऐसी ही अविस्मरणीय कहानी हमने सुनी रिटायर्ड सूबेदार बलबंत सिंह अहलावत की, जिनके जुनून और जज्बे को पूरा देश सलाम करना चाहता है। दोस्तों, 1965 युद्ध में सबसे प्रमुख लड़ाई थी डोगराई की, जहां हमारी 3rd जाट लड़ी थी। यही वो ऐतिहासिक लड़ाई थी जिसने इस युद्ध में भारत की शानदार जीत की इबारत लिखी। अपने इंस्ट्रक्टर के माध्यम से बलबंत सिंह ने हमें उस लड़ाई का वृत्तांत विस्तार से कह सुनाया। आइए हम आपके साथ साझा करते हैं उसे। अब वहां के जो हमारे इंस्ट्रक्टर बताते थे कि उस हिसाब से पाकिस्तान का नाजुक एरिया तलाश किया गया, क्योंकि उसने अपना पूरा जो आर्मर जो था वो सियालकोट सेक्टर में लगाया हुआ था। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान लाहौर पर हमला कर देगा। 5 सितंबर को ये खबर पहुंची 8:30 के पास कि आपने सुबह पाकिस्तान पर हमला करना है। तो अफसर्स की मीटिंग हुई। अफसर्स की मीटिंग में तय किया गया कि ये चीज सीक्रेट रखी जाएगी और जवानों को लाइव इन्फॉर्मेशन इशू कर दिया जाए। अगर कोई इसकी इंक्वायरी करता है, पूछता है, तो बोले कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिसली किया जा रहा है, एक्सरसाइज चलती रहती है, एक्सरसाइज में ये चीज होती रहती है। 5 तारीख को रात को 10:30 बजे जवानों को ऑर्डर मिला कि लाइव एनिमेशन होगा और एक्सरसाइज होगी। कुछ लोगों ने सोचा कि लाइव एनिमेशन तो एक्सरसाइज में यूज किया ही नहीं जाता, और ये क्यों है, लेकिन बताया नहीं गया ताकि कोई सिक्योरिटी लीक ना हो जाए। जवानों को पता नहीं था, पूरी रात आराम से सोए, सुबह जैसे तैयार होकर 6 सितंबर 6:30 बजे ठीक 3rd जाट ने हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। पहले वहां का पोस्ट बर्बाद किया वाघा बॉर्डर का, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ना के बराबर मुकाबला हुआ, कहीं कहीं यूनिटें थी, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी आर्मी सियालकोट सेक्टर में लगी हुई थी। उनके दिमाग में थी ही नहीं, उनके कभी ने सोचा भी नहीं था उनके कमांडरों ने कि इंटरनेशनल बाउंड्री हिंदुस्तान क्रॉस कर देगा। लेकिन हिंदुस्तान सोचे कि हम पहला करेंगे, लाहौर पहुंच जाएंगे, पूरे पाकिस्तान दहशत फैल जाएगी कि इंडियन आर्मी तो भाई लाहौर पहुंच गई है। तो लाहौर की बैरगांव में 3 बजे 3rd जाट हमारी पहुंच गई थी। तो वहां से लाहौर 7 किलोमीटर था, माइलस्टोन लगा होता 7 किलोमीटर। तो वहां की ने फिर अपना हार्बर किया, और वो 7 किलोमीटर का माइलस्टोन अभी 3rd जाट के ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। सच में ये एक ऐसा युद्ध था जिसने पाकिस्तान के सारे समीकरणों को गड़बड़ा दिया था और भारत के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। आज की कड़ी में बस इतना ही। एक सलाम वतन के नाम श्रृंखला की अगली कड़ी का इंतजार करें, रोमांच और गर्व से भरी एक और कहानी के लिए। तब तक के लिए सुरेश ठाकुर को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एक सलाम वतन के नाम, 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 एक सलाम वतन के नाम।